चलिए आगे चलते हैं। ही हैज़ कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, तो हमने जब लिखा ही हैज़ कॉल्ड ऑफ, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो हैज़ है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये वाला जो है ये हमारी मेन वर्ब है। कॉल ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? रीस्केड्यूल करना, किसी चीज़ को टाल देना, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो। अब उसने मीटिंग को अल्टीमेटली उसने मीटिंग को कैंसिल कर दिया, ठीक है, वो आगे फिर कभी स्केड्यूल्ड हो सकती है। तो हमें पता चल गया कि जो कॉल्ड ऑफ है ये हमारा फ्रेजल वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो यहाँ पे पता चल गया ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी या हैव हेल्पिंग वर्ब होगी तो कौन सा टेंस बनेगा? परफेक्ट टेंस। तो इसका मतलब है परफेक्ट टेंस है, ठीक है। वो कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा या फ्यूचर होगा? प्रेजेंट होगा, क्योंकि हैज़ लिखा हुआ है, ना तो हैड लिखा हुआ है ना विल हैव वगैरह लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। आगे चलते हैं। ही हैज़ द कीज टू दिस लॉक, जब हमने लिखा ही हैज़ द कीज टू दिस लॉक, अब जब हमने लिखा ही हैज़ द कीज, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हैज़ के बाद कोई और मेन वर्ब नहीं लिखी हुई। क्या ये दी मेन वर्ब हो सकती है? नहीं। क्या ये कीज मेन वर्ब हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब होगी वो कौन सी होगी? हैज़। तो ये वाली जो है ना यहाँ पे कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। तो हमने पढ़ा कि जब जो हैव है ये एज अ मेन वर्ब की तरह काम करती है तब ये क्या दिखाती है? पोजेशन। पोजेशन का मतलब ही क्या है? ऑनरशिप। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। तो यहाँ पे जो है हैज़ है ना ये ऑनरशिप दिखा रही है। क्या ऑनरशिप दिखा रही है? ऑनरशिप भी कह सकते हो, पोजीशन भी कह सकते हो, वो कंटेक्स्ट पे वेरी करेगा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ही हैज़ द कीज, तो यहाँ पे ये इंसान जो है ना, ये इंसान यहाँ पे क्या पोजेस कर रहा है? इस कीज को पोजेस कर रहा है, मतलब उसके पास वो चाबी है, उसके पास वो चाबियां हैं, जो भी आप कहना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कह रहे हैं पोजेशन दिखा रहा है, तो जो वो पोजेशन दिखाने वाला काम है वो कौन कर रहा है? वो यहाँ पे कीज कर रहा है, वो यहाँ पे ही कर रहा है, वो यहाँ पे दिस लॉक कर रहा है, वो यहाँ पे टू कर रहा है, वो यहाँ पे हैज़ कर रहा है। हमें पता चल रहा है पोजेशन कौन दिखा रहा है यहाँ पे? हैज़। तो हमें समझ आ रहा है कि जो हैज़ है ना, जब ये मेन वर्ब का काम करता है तो समझ आ रहा है कि ये क्या दिखाता है? अल्टीमेटली पोजेशन दिखाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ ही इज़ द कीज? नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कीज है ना वो कोई इंसान नहीं हो सकता। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इस सेंटेंस में ना इसको थोड़ा सा मैंने चेंज करके लिख दिया, ही, इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, मैंने इसको ऐसे चेंज करके लिख दिया। आप सोच के देखो कैसे लिख दिया, ही इज़ द कीज। ठीक है, मैंने लिख दिया ही इज द कीज टू दिस लॉक। तो अब क्या यहाँ पे इज यूज कर सकते हो? इज का मतलब पता है क्या हो जाएगा? स्टेट हो जाएगा। सब्जेक्ट की स्टेट क्या है कि वो एक चाबी है। क्या वो चाबी हो सकता है? क्या कोई इंसान चाबी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे इज नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये पोजेशन हो सकता है। अगर ये पोजेशन हो सकता है तो यहाँ पे इज रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? हैज। समझ आ गया? तो जो हैज है या हैव है ये पोजेशन दिखाता है जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है। सिमिलरली जो बी एज अ मेन वर्ब की काम करता है तो ये क्या दिखाता है? स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की स्टेट को डिस्क्राइब करता है, उसको स्टेट करता है, ठीक है। हमें ये बात जो है वो हमें समझ आ गई। अब हमें आगे चलना है। हमें देखा कि इसका टेंस है। अब इसका टेंस कौन सा है? कौन सी वर्ब की फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें समझ आ रहा है ये भी कौन सा टेंस होगा? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये भी हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सारी चीजें हमने एक बार कर ली। अब इससे आगे चलना है। क्या आगे चलना है? अब समझना। आपने देखा होगा कि यार कहीं पे ना हमने बहुत बार पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि क्या लिखा होता है? हैज, हैव, हैड, सॉरी, ठीक है। कहीं कहीं भी आपने लिखा होगा हैव हैड, वो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार क्या लिखा होता है? हैड हैड, ठीक है। इवन की, इवन कई बार तो ये भी लिखा होता है, ठीक है। तो मतलब ये तीन चीजें भी पॉसिबल हो सकती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है अभी बाद में करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, पहला स्ट्रक्चर जो है ये अभी सीखेंगे कि ये कब यूज करना है, इसका मतलब क्या है। तो इसको ध्यान से समझिएगा जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। चलो बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है, जो भी अभी लाइव जुड़ रहे हैं साथ में, क्योंकि एक्चुअल में मुझे पता चल जाएगा भाई कौन कौन लाइव साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कौन कौन है यहाँ पे जो लाइव जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको जो है हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब बैच में चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये जो हैज़ हैड है, ठीक है, हैव हैड है, हैड हैड है,
इनका क्या मीनिंग है, ठीक है, ये कैसे आए, कहाँ से आए। तो मैं ये बैच में अक्सर एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे अगर ये छोटी छोटी बातें भी इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाओ तो बैच बहुत लंबा चला जाता है। अभी मैंने सोचा है कि बैच को वो पढ़ाएंगे 120 से लेके 140 घंटे पढ़ाएंगे। ये वेरी करेगा, ठीक है, वेरी करेगा कि किस टाइप के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी ग्रेस्पिंग पावर क्या है, कि वो पहले से पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए। अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो हो सकता है कि वो 100 घंटे में खत्म हो जाए, क्योंकि वो उनको चीज़ें जल्दी समझ आ जाएंगी। अगर वो पहले से नहीं पढ़े हुए, जीरो से स्टार्ट करना है, फिर हमें क्या लगता है कि कितने घंटे लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे। लेकिन अगर ये मैं छोटी छोटी चीज़ें ये भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है, फिर तो इन्फिनिट टाइम लग सकता है, ठीक है। हाँ चलो, अब समझना कि ये हैज़ हैड या हैव हैड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलो, जैसे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ही, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको इरेज कर दें, ठीक है, तो आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा क्लियर दिखेंगी। नहीं तो हमें लिखा रहने देते हैं, कोई बात नहीं, आपको फिर भी समझ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही हैज़ अ कार, ठीक है, फिर हमने लिखा ही हैड अ कार, ठीक है, फिर हमने लिखा ही हैज़ हैड अ कार, ठीक है, फिर हमने लिखा ही हैड अ कार। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए कि आपको क्या लग रहा है इस चीज़ को देख के। जल्दी से बताइए कि कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है आपको, जो भी आपको लग रहा है, एनीथिंग, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे लगता है कि सर ये पहला सेंटेंस गलत है बाकी सही है, या दूसरा सेंटेंस गलत है बाकी सही है, मतलब जो भी आपको लग रहा है, तो इसको ध्यान रखना। बताइए। चलिए मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस जो है सही है, कौन सा सेंटेंस जो है गलत है। आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखो सही आंसर होगा गलत होगा, वो तो बात की बात है। एटलीस्ट मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो पता चलेगा ना कि आप इस चीज़ को लेके क्या सोचते हैं, कि आपको क्या लगता है कि सही है गलत है। अगर आप सभी के सही आंसर्स आ गए तो फिर मैं वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर सभी के गलत आ रहे हैं तो मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बेसिक लेवल से चलूंगा कि ऐसे नहीं, ऐसे समझाना, ऐसे समझाना है। तो एटलीस्ट आई वुड नो कि मुझे क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना, तो मुझे वो चीज़ें एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है हम इसको ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सारे सेंटेंसेस लिखे हैं ना, कि सारे के सारे सेंटेंसेस सही हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। चौथा जो है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा अभी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हैड नहीं आ सकता। हैड जो है ये बिल्कुल आ सकता है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब ये कैसे सही है, कैसे गलत है, आपको जो लग रहा है वो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हैव है ना, हैव बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी मतलब मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। सबसे बेसिक मीनिंग जो हमने देखा वो क्या देखा कि जो हैव है हेल्पिंग वर्ब होगा तो ये परफेक्ट टेंस होगा, इसका तो बात भूल ही जाओ। हमने ये देखना है कि जो हैव है, जो मेन वर्ब है, ये क्या शो करता है, पोजेशन शो करता है। पोजेशन का मतलब क्या है, ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि ही हैज़ अ कार, तो अल्टीमेटली इसका मतलब पता क्या है, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि ही ऑन्स अ कार। सबसे पहले तो हमें ये सेंटेंस समझना है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ही हैज़ अ कार, तो इसका मतलब क्या है कि ही ऑन्स अ कार। इसका मतलब ये है सेंटेंस का। पहले दो सही हैं, कोई बात नहीं, सारे सही हैं, मैं आपको वही बताना चाहता था, ठीक है। सारे सेंटेंस ही सही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए। पहले सेंटेंस का मतलब ये है, ही हैज़ अ कार का मतलब ये है कि ही ऑन्स अ कार। समझ आ गया, वेरी क्लियर, समझ आ गया, चलो ठीक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हैज़ है, जो ऑन्स है, दोनों ऑनरशिप दिखा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मैं ये भी तो कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो आपका हैज़ है ये किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, ऑन के इक्विवेलेंट है। बिल्कुल सही, आपको समझ आ रही होगी ये बात, कमेंट करते जाइए साथ साथ, समझ आ रहा है ना ये। तो अगर मैं कह रहा हूँ ही हैज़ अ कार, तो इसका मतलब क्या है कि ही ऑन्स अ कार, तो इसका यही मतलब है, इनडायरेक्टली मतलब यही है। समझ आ गई बात, ठीक। तो आपको ये बात समझ आ गई। तो एक काम करते हैं अब,
क्या काम करते हैं कि ना अब हम जो है ना ये हैज़ की वर्ब की फॉर्म्स लिख लेते हैं सारी। सबसे पहले हम हैज़ की वर्ब की फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले जो हैज़ की वर्ब की फॉर्म है वो हमारी क्या है, हैज़। सेकेंड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, हैड। थर्ड फॉर्म जो होती है ये भी हमारी क्या होती है, हैड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हैज़ है इसकी पहली जो फॉर्म होती है वो हैज़ भी हो सकती है और वो हैव भी हो सकती है। ये अंडरस्टूड है, ठीक है। ये V1 हो गया, ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, V3 हो गया। इतनी बात समझ आ गई, ठीक। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन की वर्ब की फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म लिख लेता हूँ, ऑन की। तो ऑन की भी इसके नीचे ही लिख लो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा ऑन, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। फिर सेकंड फॉर्म क्या होती है, ऑन। क्या होती है, ऑन। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, ऑन, ठीक है। अब ये बात आपको पता चल गई कि इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है, ये होती हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ, आगे क्या होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि जो आपका हैज़ है, या फिर मैं जो कह रहा हूँ कि जो हैज़ है ऑन के इक्वल है, ऑन्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हैज़ है ये किसके इक्वलेंट है, ऑन्स के इक्वलेंट है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि जो उनकी बेस फॉर्म है वो इक्वलेंट है। अगर बेस फॉर्म इक्वलेंट है तो इसका मतलब V1 इक्वलेंट है, V1 इक्वलेंट है तो इसका मतलब V2 भी इक्वलेंट होगी, इसका मतलब V3 भी इक्वलेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे हैड लिखा होगा तो उसकी जगह पे ऑन्ट लिखा जा सकता है, या कहीं पे ऑन्ट लिखा होगा उसकी जगह पे हैड लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों को कोई मीनिंग का डिफरेंस नहीं है। भाई अगर आप टू को ऐसे लिखना चाहते हो या फिर आप ऐसे लिखना चाहते हो, दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, तो दोनों इक्वलेंट है, बस दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देखने में चीज़ें जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का मीनिंग सेम है। तो जिस चीज़ का मीनिंग सेम है वो दोनों इक्वलेंट है। बात समझ आ गई। अब ऐसे नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो हो गया बहुत बेसिक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ TW, दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, तो जो टू है जो ऐसे लिख लो चाहे वो ऐसे लिख लो। बात समझ आ रही है, ठीक। तो जब चीज़ों का मीनिंग सेम होता है तो वो इक्वलेंट होती हैं, तो वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकती हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कंटेक्स्ट पे भी डिपेंड करती हैं। चलिए, अब हमें समझ आ गया है कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है ना वो सेम है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, अब हमें ये कैसे पता चलेगा, लेट अस सपोज कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया ही ऑन्ड अ कार, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म यूज हुई ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ये कैसे पता चलेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं पूछूं आपसे कि आप कैसे पता चलेगा, क्यों पता करना है, क्योंकि टेंस पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं पता चलेगी तो फिर ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो इसी वजह से तो दिक्कत आती है, क्योंकि बेसिक्स में दिक्कत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला जो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस का जो टेंस है कौन सा टेंस है, हमने देखा कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली जो हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये वाली जो हैज़ है ना ये हमारी कैसी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इतनी बात तो समझ आ रही है ना कि ये कैसी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद लिखी कोई और मेन वर्ब नहीं है। एम आई क्लियर, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हमें पता चल गया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब जो उसका टेंस होगा वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहां तक बातें क्लियर है? एक बार बच्चे कमेंट करते जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ आप एटलीस्ट कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन से बच्चे को समझ आ रहा है, कौन से बच्चे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, तो हमें पता चल गया कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो हो रही हैं। तो हमें पता चल गया यार यहाँ पे जो हैज़ है ना वो किसके इक्विवेलेंट है, ऑन्स के इक्विवेलेंट है, और इन दोनों का टेंस भी पता चल गया। अगर इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये भी V1 है, ये भी V1 है। अब अगर मैं आपसे इसका टेंस पूछूं तो कैसे पता चलेगा? अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप बोलोगे कि सर जो ऑन्ड है ना, अब ये अगर या तो मैं कह दूं कि ये V2 है, लेट अस सपोज कि मैंने मान लिया V2 है, तो इसका मतलब इसका जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको V3 मान लूं, तो V3 कौन से टेंस में यूज होती है, परफेक्ट टेंस में। तो इसका मतलब ये है कि इसको कौन सा टेंस मानना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस मानना पड़ेगा, परफेक्ट, लेकिन ये नहीं पता, चलो मैंने मान लिया प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर द मोमेंट मैंने ये चीजें मान ली, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कि ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। एक चीज ध्यान रखना सर, मैंने आपको बताया था कि अगर ये परफेक्ट टेंस होगा,
अगर ये कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा। तो परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है, हैव। हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। क्या इसमें हमने हैव हेल्पिंग वर्ब यूज की है, नहीं। अगर हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टेंस नहीं हो सकता, परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। अगर ये परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म नहीं हो सकती, थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये जो वर्ब की फॉर्म है कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब हमें समझ आ गया कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। am I क्लियर? हाँ, तो आपको पता चल गया कि यार ये सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है। तो इसी वजह से रूल याद करवाए जाते हैं कि अगर आपको कभी भी थर्ड फॉर्म लिखनी है तो वो थर्ड फॉर्म जो है ना वो हमेशा हैज, हैव, हैड के बाद लिखी जाती है, वो हमेशा इसके बाद लिखी जाती है। वो आपको याद करना पड़ता है, आप उसको याद मत कीजिए। आप ऐसे समझ लो कि भाई आपको ये चीज़ बता दी कि जो हैज, हैव, हैड है ये हमारा परफेक्ट टेंस बनाते हैं। कौन सा टेंस बनाते हैं, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करता है। बात क्लियर हो गई? तो हमें पता चल गया कि ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो फिर हमें वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, यस अच्छी बात है, समझ आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ तक बातें जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। ठीक, सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता चल गया कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो ऑन्ट लिखा हुआ है तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो हैड के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाओ, सेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही हैड अ कार। अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो हैड है ना ये V2 है या V3 है। सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। अब सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सपोज करो कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ए सेंटेंस लिखता हूँ, ही हैड, सॉरी ये हैज लिख दिया, ठीक है। कभी कभी जो है ना मेरा माइंड कहीं पे और चलता है, कोई बात नहीं। मैंने बोल दिया ही हैड स्टडीड हेयर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला जो हैड है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मैं ये बताओ। अब आपको पता चल रहा है कि ये वाला जो हैड है यार हेल्पिंग वर्ब है, कैसे पता चला? क्योंकि ये मेन वर्ब लिखी हुई है साफ साफ। अगर ये मेन वर्ब लिखी हुई है तो हमें पता चल गया ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हैव है ना, हैव का मतलब पता है क्या, हैव का मतलब क्या, हैव की सारी वर्ब्स, ठीक है। हैव की सारी वर्ब्स का मतलब क्या कि जो हैड है उसी में आता है, हैव, हैड, हैड, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये वाला जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसका मेन वर्ब लिखी हुई है। क्या इसको मेन वर्ब कह सकते हो, इसको हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो? नहीं, क्योंकि ना तो ये मेन वर्ब हो सकती है ना ही ये मेन वर्ब हो सकती है। तो ये हमारी कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हमें ये क्लियर हो गया फिर हमें ये देखना है कि अगर ये मेन वर्ब है तो ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अभी आपको बताया था, जैसे ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई कोई। क्या इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई। तो हमें समझ आ रहा है यार कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ना ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जो ऑन है ना ये किसके इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे इस वाले हैड के इक्विवेलेंट होगा। तो ये वाला जो ऑन लिखा हुआ है, ये वाला जो हैड लिखा हुआ, दोनों का मीनिंग सेम है। और इसका अगर मैं आपसे टेंस पूछूं, इसका टेंस भी कौन सा है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस और नो? कट तो नहीं रहा? एक बार आप ये भी कमेंट कर देंगे, सारा जो है वो फ्रेम के अंदर ही आ रहा है ना, ठीक है। तो आपके कमेंट से कई बार क्या होता है कि मुझे तो अपने हिसाब से सही लग रहा है, ठीक है। कई बार होता ही है कि बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी कमेंट्स जो है नहीं आ रहे, आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ तक जो है ना समझ आ गया, तभी देखो मैं आगे पढ़ा दूँ, ठीक है। तो आपको आगे यस सर क्लियर है, ठीक है। तो आप एक बार ना साथ साथ में कमेंट करेंगे तो उसी से तो मोटिवेशन मिलेगी। क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं। अब एक बात बताओ, आपने ऑफलाइन कोचिंग मुझे पता नहीं अटेंड की है या नहीं की है,
अब एक बात बताओ, टीचर सामने आके पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आर शोइंग नो इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो हैं जो अपना फ़ोन चला रहे हैं या फिर वो अपने मतलब एटलीस्ट अपने हेड को भी मूव नहीं कर रहे, सर यस सर समझ आ रहा है, नहीं सर समझ नहीं आ रहा, तो क्या टीचर पढ़ा पाएगा? आप ये चीज़ सोच के देखो, आप टीचर के एंड पे सोच के देखिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपकी बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो क्या आप उससे बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे कमेंट्स जो है वो रेगुलरली शो होते रहेंगे, यस सर ये समझ आ गया, ठीक है, ये समझ आ गया, यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं मतलब इंटरेस्ट बना रहेगा, मुझे पता चलेगा कि मेरे पास ऑडियंस है। अगर मेरे पास ऑडियंस ही नहीं तो मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो छोटी सी चीज़ है, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस हमें समझ आ गया कि ये वाला जो हैड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है, पता चल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे पता चल गया कि यार ये वाला सेंटेंस ऐसे ऐसे कहानी होती है। सपोज करो कि मुझे ये वाले सेंटेंस को, इस वाले सेकंड सेंटेंस को मुझे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है, मुझे इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में तो मैं तभी लिख पाऊंगा अगर मुझे सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखूंगा? थर्ड फॉर्म, ऑन अ कार। तो मैंने कह दिया कि मुझे इसको थर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। अगर मुझे इसको थर्ड फॉर्म बनाना है, हाँ दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो अगर मुझे इसको थर्ड फॉर्म बनाना है तो ये तभी पॉसिबल है अगर इसके आगे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? इसकी फॉर्म होगी। प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, प्रेजेंट के लिए ही के साथ हैज यूज करूंगा या हैव यूज करूंगा या हैड यूज करूंगा। हैड तो कर नहीं सकता, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे हैज यूज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे यूज कर लिया ही हैज ऑन द कार। समझ आ गई इतनी बात? जब मैंने लिखा कि ही हैज ऑन द कार, तो क्या हुआ कि ये वाली जो है मेन वर्ब है, अब ये वाली जो है कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। ये बात भी हमें समझ आ गई। तो इसका जो टेंस है, अगर मैं आपसे इसका टेंस पूछूं तो हमें समझ आ रहा है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट? क्लियर? इतनी बात क्लियर? बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब क्या है कि मैंने यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस लिखा। चलो फोर्थ सेंटेंस लिखने से पहले इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये थर्ड स्ट्रक्चर है ना, सेम ये स्ट्रक्चर है। अब इस सेंटेंस में पता है क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में छोटी सी बात छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? कि अब यहाँ पे जो हैज लिखा हुआ है, ये वाला जो हैज है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि परफेक्ट टेंस बनाने में हेल्प कर रही है। हेल्पिंग वर्ब का काम मेन वर्ब को हेल्प करना होता है क्योंकि वो टेंस बनाती है। अब क्या इसको मैं मेन वर्ब कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। क्या मैं मेन वर्ब, सपोज करो कि मैंने इसको मेन वर्ब कह दिया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा बी सेंटेंस, ए सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा था, बी यहाँ पे लिख लो। ही लिव्ड, स्टडीड इन हेयर, ठीक है। मैंने बोल दिया ही लिव्ड स्टडीड हेयर। क्या भाई मैं यहाँ पे दो मेन वर्ब इकट्ठी लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, कोई मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंगलेस है वो। तो ये हो सकता है कि अगर इसको मेन वर्ब मान ले, इसको हेल्पिंग वर्ब मान ले, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास सिर्फ यही है। तो हमें पता चल रहा है कि मेन वर्ब जो है दोनों ही मेन वर्ब है। अगर ये दोनों के दोनों ही मेन वर्ब हैं तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे हम इसको लिख पाएंगे। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में क्या लिखना पड़ेगा? एंड, ठीक है। वो रहा भी यहाँ पे और पढ़ा भी यहाँ पे। समझ आ गई बात? तो सेम वे यहाँ पे भी ये दोनों मेन वर्ब हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ये दोनों मेन वर्ब होंगी तो दोनों के बीच में क्या लिखना पड़ेगा? एंड लिखना पड़ेगा। अच्छा सपोज करो कि मैंने दोनों के बीच में एंड लिख लिया। लेट अस सपोज कि मैंने दोनों के बीच में क्या लिख लिया? एंड लिख लिया। अब मैं अगर दोनों के बीच में एंड लिख रहा हूँ तो दोनों जो चीजें हैं ना, वो डिफरेंट चीजें मीनिंग कन्वे करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा है, यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख लूँ? क्या इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ही लिव्स एंड लिव्ड हेयर। क्या मैं ये सेंटेंस लिख सकता हूँ? ही लिव्स एंड लिव्ड हेयर? नहीं लिख सकता, वो मीनिंगलेस है। वो क्यों बता रहे हो किसी को? ये मीनिंग पॉइंटलेस है, बोलने का फायदा ही नहीं है कोई। वो यहाँ पे रहता है और यहाँ पे रहा है, ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें समझ आ रहा है कि ये सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ये दोनों जो है सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंड लिख के भी बात नहीं चलेगी। तो एक चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर हो गई। कौन सी चीज़ क्रिस्टल क्लियर हुई? कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो हमें समझ आ रहा है कि ये वाली जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है? यहाँ पे मेन वर्ब है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, फिर हमें ये देखना है कि ये जो मेन वर्ब है ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अब हमें समझ आ रहा है कि सर ये तो थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके पहले लिखा हुआ है हैज। हैज का मतलब ये परफेक्ट टेंस बना रही है। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। तो हमें पता चल गया कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब ये वाला थर्ड सेंटेंस और ये वाला थर्ड सेंटेंस भी इक्वलेंट है।
अच्छा, फिर ये वाला हैज हेल्पिंग वर्ब टेंस बनाने के लिए यूज कर रहा है। ये हैड कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है? जो कौन कौन कन्वे कर रहा था? ऑन। जैसे जो मीनिंग ऑन ने कन्वे किया वही मीनिंग यहाँ पे हैड ने कन्वे कर दिया। भाई जैसे हमने बोला था कि पास्ट इंडेफिनिट में जो हैड है वो हैड के इक्विवेलेंट है, बस ये सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जो है ये थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो हैड है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब यहाँ पे किसका मीनिंग कन्वे कर रही है? ऑन्ड वर्ब का। तो ये वाला जो ऑन्ड है ये किसका मीनिंग कन्वे कर रहा है? हैड का। या फिर ऐसे समझ सकते हो ये हैड जो है ये किसका मीनिंग कन्वे कर रहा है? ऑन्ड का। क्लियर? एम आई क्लियर? यहां तक जो है बातें क्लियर है आपको? प्लीज एक बार बता दीजिए। हाँ चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ तक जो बातें हैं वो क्लियर हो गई। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि यार यहाँ पे जो हैज़ हैड है ये सेंटेंस सही है, और इस सेंटेंस का मतलब क्या है? ही हैज़ ऑन द कार। तो ये वाली हैड जो है मेन वर्ब है, ये वाली जो हैज़ है कैसी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमने देखना है कि ये वाला सेंटेंस, ठीक है, ये वाला सेंटेंस देखना है, ही हैड ए कार। अब ये देखना है कि ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम बातचीत करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही हैज़ पी सेंटेंस लिखते हैं, शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, इसका टेंस कौन सा है? सबसे पहले तो ये बताइए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, क्या वो सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, ये हमने सेंटेंस लिख लिया। इसके बाद एक सेंटेंस लिखते हैं, शी हैड कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, अब एक सेंटेंस ये लिख लिया। अब मुझे बताना कि कौन सा, हाँ मुझे बताना कि कौन सा सेंटेंस जो है इसका सही है, कौन सा गलत है, या अगर दोनों सही हैं तो दोनों के टेंस क्या है। ठीक है, हम थोड़ा सा इधर को शिफ्ट कर लेंगे, वो थोड़ा सा मुझे लगता है बाहर चला जाएगा, उसके बाहर लिख नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, उसका ध्यान रखते हैं। अब हमें समझ आ रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना, शी हैज कंप्लीटेड द टास्क, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज का मतलब परफेक्ट टेंस, इसके बाद कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो पहला वाला जो सेंटेंस है इसका मैं अगर आपसे टेंस पूछूं तो इसका टेंस हमें पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इसको मुझे पास्ट परफेक्ट में लिखना है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कर दोगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये वाला जो टेंस हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। सिंपल सी बात, तो मैं आपको वो समझाना चाहता था। तो सेम वे अगर मैं आपसे बोलूं कि ही हैज ऑन द कार, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर मुझे इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे लिखा जाएगा? तो हैज की जगह पे हैड कर दो, तो उसको ऐसे लिख लो। तो कैसे लिखोगे इसको फोर्थ सेंटेंस को? ही हैड ऑन अ कार। समझ आ रही है बात? तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो है हम क्या लिख रहे हैं, ही हैड ऑन द कार। तो जब मैंने लिखा कि ही हैड ऑन द कार, तो इसमें कौन सा टेंस है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चला? ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि इसमें मेन वर्ब लिखी हुई है, तो ये हमारी कैसी वर्ब हो गई? यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। अच्छा, अगर ये हमारी मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट। दूसरे पेन से लिखते हैं, ठीक है, पता चल गया हमें ये ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब सपोज करो कि मुझे इसको हैड की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? ये वाला हैड तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला जो हैड है वो तो वैसे ही रख लेंगे, लेकिन ये वाली जो ऑन्ड है इसकी जगह पे भी हम किसका यूज कर लेंगे? हैव की वर्ब की फॉर्म का यूज कर लेंगे। अगर मुझे ऑन्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह पे हैड का यूज करना पड़े तो मैं कौन सा यूज करूंगा? हैड, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। तो सेम वे में जैसे हमने लिखा ही हैड ऑन द कार, तो उसको अगर हैव की फॉर्म में ही लिखना है तो क्या लिखेंगे? ही हैड अ कार। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि ये वाली जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाली कैसी वर्ब है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ये वाली जो है ये ऑन वर्ब का मीनिंग कन्वे कर रही है, और ये वाली जो है इसको हेल्प कर रही है, इसको हेल्प कर रही है मेन वर्ब को टेंस फॉर्मेशन में।
तो यहाँ तक जो है हमारी ये बातें क्लियर होती हैं। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बताओ फटाफट, बी फास्ट। तो बच्चे फटाफट से एक बार मुझे बता देंगे कि यहाँ तक जो है बातें क्लियर हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, ठीक है, और फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, डू के बारे में बात करेंगे। जब डू है ये मीन वर्ब है तो ये किसका काम करता है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा रह गया है। इरेज कर दूँ, ठीक है, एक बार बताइए प्लीज़, इरेज कर दें इसके। हाँ ठीक है, बच्चे का मैसेज आ रहा है, यस सर क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर होगी। अगर नहीं भी क्लियर हुई तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे एटलीस्ट पता तो चले, ठीक। तो मैं फिर से एक बार जो है एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमने लिखा ही हैज़ अ कार, तो ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब क्या है, ही ऑन्स अ कार, राइट। आगे चलते हैं। जब मैंने लिखा ही हैड अ कार, तो ये मेन वर्ब है और ये ऑनरशिप का मीनिंग कन्वे कर रही है, जैसे ही ऑनरशिप का मीनिंग ये कन्वे कर रही थी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ही ऑन द कार, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हमने लिखा ही हैज़ हैड अ कार, अब ये दोनों ना तो दोनों हेल्पिंग वर्ब है, ना ही दोनों मेन वर्ब है। एक हेल्पिंग वर्ब है जो दूसरे को हेल्प कर रही है टेंस बनाने में, एक मेन वर्ब है जो एक्चुअल में मीनिंग कन्वे कर रही है ऑनरशिप का, ठीक है। अच्छा, ये वाली ऑनरशिप का मीनिंग क्यों नहीं कन्वे कर रही, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब पड़ी है। मेन वर्ब मीनिंग कन्वे करती होती है, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब तो जस्ट हेल्प कर रही है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मीनिंग कन्वे नहीं करती। चलो, यहाँ पे हमने लिखा शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पे जो मीनिंग कन्वे कर रही है कंप्लीशन का, वो मेन वर्ब कन्वे कर रही है या हेल्पिंग वर्ब तो टेंस बना रही है सिर्फ, ठीक है, वो तो टेंस बना रही है। टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम, एक्शन का टाइम बताने के लिए, ठीक है। तो वो अभी डिस्कस करेंगे बाद में धीरे धीरे। फिलहाल आपको इतना समझता है कि जो एक्शन का जो सेंटेंस में जो मेन मीनिंग कन्वे होता है वो हमारी मेन वर्ब कन्वे करती है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या मीनिंग कन्वे कर रही है, ऑनरशिप का। तो इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ही हैज़ हैड अ कार का मतलब क्या है, ही हैज़ ऑन्ड अ कार। एम आई क्लियर। आगे चलते हैं। जब हमने लिखा ही हैड अ कार, तो ये भी सेम चीज़ है, बस फर्क इतना है कि जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था वैसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो हैज हैड भी सही है, हैड भी सही है। हैड का मीनिंग क्या हो जाएगा, हैड ऑन्ड। क्लियर। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको जो बातें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो हैव के और भी मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, हैव के जो है और भी मीनिंग जो है हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे बताना। जैसे मैंने लिखा आई हैड फूड रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली लिखा है, समझ आ, ठीक है, आई हैड फूड रिसेंटली, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि यहाँ पे जो ये हैड लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, प्लीज बी फास्ट। तो मुझे बच्चे फटाफट से बताएंगे को ये वाला जो हैड लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ठीक है, और ये कौन सा टेंस है ये बताएंगे बच्चे। बी फास्ट, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट।
हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? ठीक है, अभी तक जो है ये कमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, आई डोंट हैव दैट मच टाइम। ठीक है, हाँ, तो इसमें भी आपको बताना है। ठीक है, दे आर हैविंग लंच, ये भी आपको बताना है। कमेंट बताइए फटाफट कि जो भी आपको लग रहा है। एक बच्चे ने बोला मेन वर्ब, ठीक है, बाकी सभी सेंटेंसेस का भी बताइए। ठीक है, और सेंटेंसेस लिखूंगा। ठीक है, एक बच्चे ने बताया कि ये मेन वर्ब है। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया कि ये मेन वर्ब है। ठीक है, सेकंड का भी बताइए, थर्ड का भी बताइए, और सबके जो मीनिंग है वो बताना है कि क्या सब में वो मीनिंग जो है ऑनरशिप या पोजेशन वाला मीनिंग शो हो रहा है। सब में जो मीनिंग है क्या ऑनरशिप वाला पोजेशन वाला शो हो रहा है। ठीक है, एक ये वाला सेंटेंस मेरे माइंड में आता है, तो इसको भी आपने बताना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, और अगर ये मेन वर्ब है तो ये कौन सा मीनिंग कन्वे कर रही है। जल्दी से बच्चे, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। अरे कोई बात नहीं, सही गलत होते रहते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने और बताया मेन वर्ब है। ठीक है, बाकी बच्चे बताएंगे फटाफट। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, एक दो सेंटेंसेस जो मैं और लिखना चाहता हूँ, पहले मैं चाहता हूँ इनके आंसर से आ जाए। चलो मैं लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, वी हैड अ गुड टाइम। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन भी लिखा है, तो मुझे जल्दी से बताइए। कमेंट्स नहीं आ रहे, मैं देख पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और आप कमेंट करके बताना कि जो हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सा टेंस बना रही है, मेन वर्ब है तो कौन सा टेंस बना रही है। ठीक है, पहले वाले में मैं बता देता हूँ, ये हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, अब ये कौन सा मीनिंग कन्वे कर रही है, ऑनरशिप का मीनिंग कन्वे कर रही है, कोई और मीनिंग कन्वे कर रही है, क्योंकि अगर मेन वर्ब है तो मीनिंग कन्वे करेगी। ये आप कमेंट करके बताना, ये आपके टास्क है। ठीक है, आई डोंट हैव दैट मच टाइम, तो हमें पता है कि जो डोंट है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई यहाँ पे, मेन वर्ब। दे आर हैविंग लंच, तो यहाँ पे हमें पता है कि आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक है, और ये हमारी कैसी वर्ब है, ये हमारी कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, आई हैव नो एनर्जी लेफ्ट, तो एक चीज़ रखना कि यहाँ पे जो ये हैव है ना ये भी मेन वर्ब है। ठीक है, सॉरी, ये कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है। अगर किसी को हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो वो कमेंट करके बताए। ठीक है, फिर हम उसको जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अभी तक बच्चे का कमेंट्स नहीं आए, आगे चलते हैं। वी हैड अ गुड टाइम देयर। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा वी हैड अ गुड टाइम देयर, तो ये जो हैड लिखा हुआ है ये भी हमारी मेन वर्ब है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। अब आपका टास्क क्या है कि आपने बताना है कि ये हेल्पिंग मेन वर्ब तो है, लेकिन क्या ये सारी की सारी वर्ब्स कौन सा मीनिंग कन्वे कर रही है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन जो है आपके, एक तो आपका ऑप्शन है पोजेस करने का, ठीक है, या फिर एक्चुअल में ऑनरशिप ऑन करने का, ठीक है, या फिर ईट, या फिर एक्सपीरियंस। ठीक है, या एक्सपीरियंस भी हो सकता है, पोजेस भी हो सकता है, और ईट भी हो सकता है, वो कुछ भी मीनिंग हो सकता है। तो आपने मीनिंग बताना है कि कौन से सेंटेंस में वो कौन सा मीनिंग जो है वो कन्वे हो रहा है।
ठीक है, तो आई होप जो है ये आपको समझ आ गया होगा कि अब तक को कौन सा मीनिंग कैन कर रहा है। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और हैव के ऊपर और भी काफ़ी चर्चा करेंगे कि इसमें कैसे कैसे आता है। अभी ये वाली चीज़ें जो है ना ये अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए ना आपको काफ़ी कुछ चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। तो जब वो चीज़ें सीख जाओगे फिर मैं ये भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है।